हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटा आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल ऑर्गेनेली। और सेल ऑर्गेनेली के अंदर सेल ऑर्गेनेली जिसमें हम क्या सिस्टम पढ़ रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम प्रीवियस वीडियो से हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं और आपको क्या बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय द 4 डिफरेंट ऑर्गन्स। फर्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड वन इज गोल्जी apparatus, थर्ड वन इज लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल। These 4 different kind of organs form the endomembrane system. अब वन बाय वन हम एक एक ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द गोल्जी बॉडी और गोल्जी apparatus विच इज द सेकेंड ऑर्गन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का सेकेंड पार्ट कौन सा apparatus है बेटा? गोल्जी apparatus और वी कैन से गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यहाँ से हम आज स्टडी करना शुरू करेंगे। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus किस किस का मिलके बना होता है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ द सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। 4 स्ट्रक्चर होंगे जो मेनली गोल्जी apparatus और गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम कैसे डिफाइन करते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को? इट इज ए कॉम्प्लेक्स साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर that consist of यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होंगे? मेनली 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो इसकी फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें से क्या क्या बताया मैंने आपको? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहेंगे और एक किसकी फॉर्मेशन करेंगे? एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे विच इज नोन एज गोल्जी apparatus। एंड दिस स्ट्रक्चर एंड दिस ऑर्गन गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी apparatus take part in different kind of functions like transformation of the cells, secretion and production of the different kind of the complex biochemicals, and also help in the formation of the different other organs, जो हम इसके फंक्शन में वन बाय वन स्टडी करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट इन द डिटेल ऑफ द गोल्जी apparatus स्ट्रक्चर। पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी जनरल बातें बताते हैं। जस्ट इमेजिन दिस इज द गोल्जी बॉडी और गोल्जी apparatus। बेटा एक गोल्जी apparatus है दैट रिमेन सराउंडेड बाय ऑर्गन फ्री साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऑर्गन फ्री साइटोप्लाज्म जो इसके चारों तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या नाम देंगे? हम स्ट्रक्चर इसका फिर से बनाएंगे, बट अभी आपको कुछ जनरल बातें बतानी है। दैट इज नॉन एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन और गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। जोन ऑफ एक्सक्लूजन और वी कैन से गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। जोन ऑफ एक्सक्लूजन और गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, ये क्या होता है बेटा? द ऑर्गन फ्री साइटोप्लाज्म विच इज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग ऑफ द गोल्जी apparatus। दिस इज ऑर्गन फ्री साइटोप्लाज्म that surround the गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स को सराउंड करता है उस ऑर्गन फ्री साइटोप्लाज्म को हम क्या नाम देंगे? जोन ऑफ एक्सक्लूजन नाम देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये कौन से साइंटिस्ट ने देखा था? इट वाज सीन बाय ए साइंटिस्ट नॉन एज जॉर्ज। फर्स्ट टाइम जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो जॉर्ज ने देखा था इन 1867 के अंदर। 1867 में this was first time seen by the George, but its name was given on the behalf of a scientist। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। उन्होंने 1898 में
इस एपरेटस को एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट थे इन 1898, एक साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी who discovered the Golgi apparatus in the form of a reticular structure। एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में उन्होंने गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था, कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, यहाँ पे जी कैपिटल आएगा। और उन्हीं के बिहाफ पे दिस ऑर्गन वाज नेम्ड एज द गोल्जी अपरेटस, नेम्ड एज गोल्जी अपरेटस। तो यहाँ पे इस ऑर्गन का जो नाम है वो इस साइंटिस्ट के नाम के बिहाफ पे दिया गया था। क्या नाम था उसका? कैमिलो गोल्जी। ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको किसकी फॉर्म में डिस्कवर किया था बेटा? रेटिकुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में इसको डिस्कवर किया था। और रेटिकुलर स्ट्रक्चर कहाँ पे थे? नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, दे आर फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ बैरन आउल एंड दूसरा कौन सा था? कैट। ठीक है, मेटेलिक इम्प्रेगनेशन नाम की टेक्निक के थ्रू उन्होंने एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के आसपास में देखा। कौन से ऑर्गन में? बैरन आउल के एंड कैट के अंदर, उसके न्यूक्लियस के पास में एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट था जिसको गोल्जी अपरेटस नाम दिया गया। और एक टेक्निक थी मेटेलिक इम्प्रेगनेशन, उस टेक्निक के बिहाफ पे उन्होंने गोल्जी अपरेटस को क्या किया? स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था डाल्टन एंड फ्लिक्स। डाल्टन एंड फ्लिक्स साइंटिस्ट ने 1954 में इसके डिटेल्ड स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया, जो किसके अंदर देखा गया? अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे डिस्क्राइब्ड द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus which was studied under the electron microscope। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया था उसके अंदर उन्होंने इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखा। इसके बाद हम स्टडी करेंगे बेटा, ये तो जनरल सी बातें थी अबाउट द नेम ऑफ द गोल्जी apparatus, who discovered the Golgi apparatus, who first time study the Golgi apparatus, then we study अकरेंस ऑफ द गोल्जी apparatus की कौन कौन सी सेल में हमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, ये यूकैरियोट की सेल में मिलता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज अब्सेंट, इट रिमेन्स अब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। अब आपको ये बात अच्छे से पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्म की सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जितने भी मोनेरा है वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। बैक्टीरियल सेल में, इन सब की सेल में क्या होता है? अब्सेंट होता है। बट इट रिमेन्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, इट रिमेन्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, देखो सब यूकैरियोटिक सेल में नहीं होता, कुछ एक्सेप्शनल है और वो एक्सेप्शनल ही आपको याद रखने हैं। कौन कौन से एक्सेप्शनल है बेटा जिनके अंदर ये नहीं मिलता है? अगर हम प्लांट के अंदर बात करते हैं तो प्लांट के फ्लोएम में सीव ट्यूब एलिमेंट होते हैं, उनमें एब्सेंट होगा। ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट के स्पर्म में ही एब्सेंट होता है। और अगर हम मैमल्स के इराइथ्रोसाइट्स की बात करते हैं, मैमल्स के आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो उनमें भी क्या देखने को मिलता है? हमें एब्सेंट होता है। बट ये बात तो आप देख रहे हैं कि मैमल्स की आरबीसी में मैक्सिमम ऑर्गन है वो एब्सेंट होते हैं, बिकॉज आरबीसी को अपने अंदर बहुत सारा स्पेस रखना होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, सो दैट इट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, तो किस किस में एब्सेंट होगा? ये सीव ट्यूब एलिमेंट ऑफ प्लांट, प्लांट के सीव ट्यूब सेल में। सेकेंड, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में, इनमें भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा और कहाँ पे एब्सेंट होगा? आरबीसीज ऑफ मैमल्स, मैमल्स की आरबीसी में, और इराइथ्रोसाइट भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे ये एब्सेंट होगा। ठीक है, ये तो हमने इसकी सेल में अकरेंस बताई कि कौन सी सेल में मिलेगा और कौन सी सेल में नहीं मिलता है। अब जिन सेल में ये प्रेजेंट होता है वहाँ पे इसकी लोकेशन क्या होती है उसके बारे में और हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द
लोकेशन ऑफ द गोल्जी apparatus इन यूकेरियोटिक सेल। तो बेटा लोकेशन में हम क्या देखेंगे कि एनिमल के सेल में, किनमें, एनिमल सेल में जिनमें गोल्जी apparatus मिलता है, इट इज प्रेजेंट आइदर सिंगल, या तो ये अकेला सिंगल प्रेजेंट होगा, या फिर इंटरकनेक्टेड यूनिट में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स और इन द फॉर्म ऑफ द सिंगल कनेक्टेड कॉम्प्लेक्स, या तो कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होगा या ये अकेला प्रेजेंट होगा सिंगल। अगर ये सिंगल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, लोकलाइज्ड। क्या नाम देंगे, लोकलाइज्ड गोल्जी apparatus, ठीक है। और अगर ये कई सारे सिंगल कनेक्टेड यूनिट में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या नाम देंगे, डिफ्यूज्ड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। समझ में आई बात है। लोकलाइज्ड का मतलब एक ही गोल्जी apparatus है सिंगल, और कई सारे यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट है जो आपस में कनेक्टेड है, उसको हमने क्या नाम दिया, डिफ्यूज्ड। तो इंटैक्ट ऑर्गन कौन सा होगा, जो सिंगल होगा, क्योंकि सारे के सारे ऑर्गन उसके एक ही जगह पे प्रेजेंट है। तो लोकलाइज्ड गोल्जी apparatus है दैट इज इंटैक्ट ऑर्गन, ठीक है। और जो डिफ्यूज्ड सिस्टम है यानी कि डिफ्यूज्ड गोल्जी apparatus है, वो क्या होता है बेटा, वो बहुत सारे नेटवर्क के फॉर्म में मिलेगा, जिसके यूनिट है दे फॉर्म ए नेटवर्क, ठीक है। आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि मैक्सिमम जो वर्टिब्रेट की सेल होती हैं, वर्टिब्रेट की मैक्सिमम सेल के अंदर लोकलाइज्ड फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, क्वेश्चन आपसे इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रेट्स में किस तरीके से गोल्जी apparatus मिलेगा, तो लोकलाइज्ड फॉर्म के अंदर। और डिफ्यूज्ड फॉर्म है वो किस में मिलता है, वो मिलता है इनवर्टिब्रेट्स में। किस में मिलेगा, इनवर्टिब्रेट्स में। बट कुछ सेल्स हैं वर्टिब्रेट की, वहाँ पे भी डिफ्यूज्ड फॉर्म में हमें गोल्जी apparatus मिलेगा, जैसे कि नर्व सेल, ठीक है। इसके अलावा दूसरी होती है लीवर सेल। डिफ्यूज्ड फॉर्म किस में मिलेगा, मैं ऊपर लिखती हूँ बेटा, पर यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको दो फॉर्म में बता रही हूँ कि गोल्जी apparatus इज फाउंड इन टू फॉर्म। फर्स्ट वन इज लोकलाइज्ड फॉर्म एंड सेकेंड वन इज इन डिफ्यूज्ड फॉर्म, ठीक है। सेकेंड वन इज इन डिफ्यूज्ड फॉर्म। लोकलाइज्ड फॉर्म इज फाउंड इन द vertebrate, maximum cell of the vertebrates, and diffused form found in the invertebrates as well as some cells of the vertebrate like liver cell and nerve cell. लीवर एंड नर्व सेल ऑफ वर्टिब्रेट, वहाँ पे भी हमारा गोल्जी apparatus है वो किस फॉर्म में मिलता है, दैट इज फाउंड इन द डिफ्यूज्ड फॉर्म। गॉट इट। अच्छा, इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे गोल्जी apparatus के बारे में। गोल्जी apparatus में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लांट्स के अंदर। ये तो एनिमल की बात हो गई, लेकिन अगर प्लांट्स के फॉर्म में देखें तो प्लांट्स में किस फॉर्म में मिलेगा गोल्जी बॉडी। प्लांट्स में छोटी छोटी स्मॉल सब यूनिट मिलती है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, डिक्टियोसोम्स। नेक्स्ट बेटे क्या डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी apparatus या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किस फॉर्म में मिलता है। इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट अनकनेक्टेड यूनिट। बहुत सारी सब यूनिट है, अनकनेक्टेड सब यूनिट्स की फॉर्म में मिलेगा एंड दे आर नोन एज, उसको हम प्लांट में क्या नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज डिक्टियोसोम्स, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि डिक्टियोसोम्स आर द स्मॉलर अनकनेक्टेड सब यूनिट्स ऑफ द गोल्जी apparatus विच इज मेनली फाउंड इन केस ऑफ द प्लांट्स। अब प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम्स हैं वो वेरी करते हैं प्लांट टू प्लांट। कुछ एल्गी होती है जिनके अंदर इसका नंबर कुछ डिफरेंट होता है, बाकी हायर प्लांट्स में इनका नंबर कुछ अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कारा की बात करें, देयर इज एन एल्गा विच इज नोन कारा। अगर हम कारा में बात करते हैं तो कारा के अंदर कॉमनली हम कितनी देखते हैं, उसके राइजोइडल सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25,000 डिक्टियोसोम्स मिलती हैं इन द राइजोइडल सेल ऑफ द कारा, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इतनी सब यूनिट मिलेंगी कारा के अंदर, किसकी, सिंपल एल्गी के अंदर, ठीक है। जो कि कारा एक सिंपल टाइप की एल्गी है, उसकी कौन सी सेल्स में, राइजोइडल सेल के अंदर, ठीक है। इसके बाद कुछ दूसरे ऑर्गन है, कॉमनली देयर आर 10 to 20 डिक्टियोसोम्स आर फाउंड पर प्लांट सेल। अगर कॉमनली हम प्लांट की पर सेल देखें तो 10 से 20 डिक्टियोसोम्स हैं वो
पर सेल मिलते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। इसी तरीके से अगर हम लीवर के अंदर बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स में या क्या कह सकते हैं हम, एनिमल्स के लीवर सेल्स के अंदर कितनी सब यूनिट मिलती हैं? 50 यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपरेटस, जिसको गोल्जी सोम्स नाम दिया जाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज गोल्जी सोम्स। हम गोल्जी सोम्स कहाँ पे नाम देंगे? गोल्जी सोम्स आर द सब यूनिट्स ऑफ द गोल्जी अपरेटस विच इज फाउंड इन द लीवर सेल। ठीक है, 50 यूनिट्स, अप्रोक्सीमेटली 50 यूनिट्स ऑफ गोल्जी अपरेटस इन द लीवर सेल। तो देखो भाई, यहाँ तक हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बताया कि हु डिस्कवर्ड द गोल्जी बॉडी, एंड गोल्जी बॉडी का जो नाम था वो हमने किस व्याप पे दिया। उसके बाद अकरेंस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होता है, आपको पता है मोस्ट ऑफ ऑर्गन है, जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं वो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट मिलेंगे। बट यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ एक्सेप्शन बताए थे जहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं। मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल में दे आर प्रेजेंट। आफ्टर दैट वी डिस्कस द लोकेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी आर फाउंड इन द डिफरेंट प्लांट्स एज वेल एज इन द एनिमल सेल्स। किस फॉर्म में मिलते हैं? आइदर इन द लोकलाइज्ड फॉर्म और इन द डिफ्यूज्ड फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ द डिक्टियोसोम्स और इन द फॉर्म ऑफ गोल्जीसोम्स विच इज फाउंड इन द लीवर सेल्स। ठीक है, डिक्टियोसोम्स आर द अनकनेक्टेड सब यूनिट्स विच इज फाउंड इन द प्लांट सेल। तो दिस इज अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टडी किया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेड अप ऑफ द 3 मेन स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से बताए थे बेटे? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। यहाँ पे गोल्जी अपरेटस मेनली कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 4। अब हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस इज मेनली मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट। वन बाय वन हम इसकी सारी की सारी सब यूनिट के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट वन इज सिस्टर्नी, सेकेंड वन इज ट्यूब्यूल्स, थर्ड वन वेसिकल्स या वेसाइकल्स एंड फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। ठीक है, और इन्हीं का अलग अलग रोल भी है कि कौन सा पार्ट किस एक्टिविटी से रिलेट करता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सिस्टर्नी। एक मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, आप उसको नोट कर लें एक बार। देखो बेटे, यहाँ पे जो डायग्राम गिवन है आपको, ये किसका डायग्राम दिया हुआ है? गोल्जी अपरेटस का। मैंने आपको क्या बताया था इसके कंपोनेंट्स में कि इसके सबसे पहला जो पार्ट था दैट वाज सिस्टर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो पैरेलल स्टार्ट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं दीज आर नोन एज सिस्टर्नी। इसको हम क्या नाम देंगे? सिस्टर्नी। अब यहाँ पे देखो, सिस्टर्नी तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी थी, बट यहाँ पे सिस्टर्नी के क्या होते हैं? 2 अलग अलग फेज होते हैं। इसका एक तो ये वाला फेज जिसको हम कॉन्वेक्स फेज कहते हैं, ये कैसा फेज होता है? कन्वेक्स फेज। और सेकंड वाला फेज, ऊपर वाला जो फेज होता है इसका, उसको हम नाम देते हैं कॉनकेव फेज। ठीक है, तो एक तरफ तो जो वैक्यूल होते हैं उनकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है और दूसरी तरफ वो वैक्यूल कंप्लीटली फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या है? ये वेसिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ये वेसिकल्स हैं, वो गोल्जी अपरेटस में आएंगे, वो इनको मॉडिफाई करेगा और उनकी सिंथेसिस को कंप्लीट कर देता है टुवर्ड्स इट्स कॉनकेव फेज। तो ये कौन सा फेज कहलाता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग फेज। हम इसे क्या नाम देते हैं? फॉर्मिंग फेज। और कॉनकेव फेज है दैट इज ऑल्सो नोन एज मैच्योरिंग फेज। कॉनकेव फेज को हम क्या नाम देंगे? मैच्योरिंग फेज। कि यहाँ पे तो वेसिकल्स हैं वो मैच्योर कर रहे हैं और यहाँ पे वेसिकल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई है। तो फॉर्मिंग फेज इज ऑल्सो नोन एज सिस फेज। अब देखो, काफ़ी कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन बनेगा वो कहाँ से बनेगा कि मैच्योरिंग फेज को हम सिस फेज कहेंगे या ट्रांस फेज कहेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रांस फेज। 3 फेज के नाम बता दिए मैंने कि सिस्टर्नी के 2 फेज होते हैं। अगर मैं आपको अलग से अकेले सिस्टर्नी डिस्क्राइब करती हूँ, जस्ट इमेजिन दिस वन इज ए सिस्टर्नी। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे? ये इसका कैसा फेज हो गया? कन्वेक्स। और ये फेज कैसा हो गया? कनकेव। यहाँ से वेसिकल्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हुई और ये इस फेज पे कंप्लीटली मैच्योर होके सेपरेट कर जाते हैं। तो ये कौन सा फेज कहलाया? इसका फॉर्मिंग फेज। और ये वाला कैसा कहलाएगा? मैच्योरिंग फेज, जिसको हमने ट्रांस फेज भी नाम दिया है। अगर हम सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके लेंथ की बात करते हैं, तो ये कौन से डायरेक्शन में, कौन से फेज की तरफ इसकी लेंथ ज़्यादा होती है?
इसके फॉर्मिंग फेज की तरफ सिस्टर्नी थोड़ी बड़ी होती है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती है वो सिस्टर्नी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो सिस्टर्नी के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसको हम नाम देते हैं ल्यूमन, ये है सिस्टर्नी का ल्यूमन। और दो सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस बचता है जिसको इंटरसिस्टर्नल स्पेस नाम दिया जाता है, वो थोड़ा वाइड होता है। अब मैं डिटेल में आपको सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि इसका ल्यूमन कितना होता है, दो सिस्टर्नी के बीच का स्पेस कितना होता है, कौन से फेज को सिस फेज नाम दिया गया, कौन से को ट्रांस फेज नाम दिया गया। तो दिस इज अबाउट द सिस्टर्नल पार्ट ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद दूसरे क्या शुरू होते हैं बेटा, यहाँ पे आप बड़े बड़े क्या देख रहे हैं, दीज आर द गोल्जियन वैक्यूल्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, गोल्जियन वैक्यूल्स। और कुछ वैक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ सब्सटेंस फिलअप होगा, और वैक्यूल्स नहीं सॉरी वो होते हैं वेसिकल्स। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, दीज आर गोल्जियन वेसिकल्स। इनमें से ये कैसे वेसिकल्स है जिनमें सब्सटेंस भरा हुआ है, दे आर कॉल्ड सिक्रेटरी वेसिकल्स। कौन से वेसिकल्स कह रहे हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स। अब सिक्रेटरी वेसिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक कैसे होते हैं, एक तो स्मूथ वेसिकल्स होते हैं, स्मूथ, और एक होते हैं रफ वेसिकल। वो किस बात पे डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे आप ये वाला वेसिकल देखो, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और उन प्रोटीन की वजह से इनकी बाहर से अपीयरेंस कैसे दिखनी शुरू हो जाती है, रफ अपीयरेंस दिखनी शुरू हो जाती है, तो उनको हम नाम देते हैं रफ वेसिकल्स। और ये इंटरकनेक्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज ट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या नाम देंगे, ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या पार्ट है बेटा, ये डिफरेंट कंपोनेंट हैं किसके, गोल्जी एपरेटस के। आपको ये डायग्राम हर बुक के अंदर गिवन होगा, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, अगर आपके पास ट्रूमैन है उसमें भी, और अगर आपके पास दिनेश की बुक है तो उसके अंदर भी आपको गोल्जी बॉडी का डायग्राम दिया हुआ होगा। वहाँ से देख के आप एक बार डायग्राम को ड्रॉ कर ले, वहाँ से भी ना देखें तो आप बीच में वीडियो को पॉज करके इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब हम 1 बाय 1 इसके एक पार्ट के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। आपको क्या क्या लिखना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सिस्टर्नी क्या होती है बेटा, दे आर पैरेलली अरेंज्ड सेक्यूल्स which are 4 to 8 मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स, जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती है। 4 to 8 कितनी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्यूल्स होती हैं। यूनिसिस्टर्नल जो डिक्टियोसोम है जिनमें सिर्फ एक ही सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ऐसे फंजाई में देखने को मिलती हैं। ठीक है, यूजुअली 4 to 8 इसमें सिस्टर्नी प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम बात करते हैं यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम इज फाउंड इन फंजाई। अगेन यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें यूनिसिस्टर्नल डिक्टियोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी मेम्ब्रेन देखते हैं तो वो कैसी होती है, सिस्टर्नी की जो मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन इज स्मूथ, इसकी मेम्ब्रेन स्मूथ होगी, और इसके साथ में ही इसकी जो थिकनेस है दैट इज वेरिएबल इन हैविंग वेरिएबल थिकनेस। इसकी थिकनेस वेरी करती है, कम या ज़्यादा। ठीक है, इनके अंदर जो ल्यूमन होता है, सिस्टर्नी का जो ल्यूमन होता है, उस ल्यूमन का डायमीटर कितना होता है, 60 to 90 एंगस्ट्रॉम का। ये ल्यूमन है, सिस्टर्नी का ल्यूमन, और ये इंटरसिस्टर्नल स्पेस है। लिखेंगे ल्यूमन ऑफ सिस्टर्नी इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। ठीक है, ल्यूमन के अंदर क्या फील्ड होगा, ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी ऑर्गन का अंदर वाला जो पार्ट होता है ल्यूमन होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मैट्रिक्स। ल्यूमन कंसिस्ट ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ गोल्जी एपरेटस, उसमें गोल्जी एपरेटस का मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और जो सिस्टर्नी होती हैं वो आपस में बीच में एक स्पेस से क्या रहती हैं, सेपरेटेड रहती हैं, और उस स्पेस का जो डिस्टेंस होता है दो सिस्टर्नी के बीच में वो कितना होता है, देखो ये वाला, ये तो क्या है, दिस इज द सिस्टर्नी। मैंने बीच में डायग्राम इसीलिए रोका हुआ था कि मैं आपको बता दूं, दिस वन इज द ल्यूमन ऑफ द सिस्टर्नी, और ये दो सिस्टर्नी के बीच का स्पेस है।
ये इस स्पेस की डिस्टेंस कितनी होती है 100 to 300 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिस्टर्नी इज 100 to 300 एंगस्ट्रॉम। इतने डिस्टेंस से वो सेपरेटेड रहती हैं। और इंटरसिस्टर्नल स्पेस जो होता है उसमें एक साइटोप्लाज्म की थिन लेयर प्रेजेंट होती है यहाँ पे। एंड दिस इंटरसिस्टर्नल स्पेस, दो सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस होगा दैट इज नॉन एज इंटरसिस्टर्नल स्पेस दैट कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। उसमें साइटोप्लाज्म की एक बहुत ही थिन लेयर प्रेजेंट होती है इस इंटरसिस्टर्नल स्पेस में। इसके अलावा इसके ये तो जनरल सी बातें हो गई। इसके अलावा बेटा जो सिस्टर्नी के फेज हैं वो कितने फेज होते हैं बेटा? सिस्टर्नी के दो फेजेस होते हैं, दो फेज होते हैं। एक इसका मैंने बताया कन्वेक्स फेज और दूसरा होता है इसका कनकेव फेज। देयर आर टू फेज ऑफ सिस्टर्नी, convex and concave. Convex phase is also known as forming phase or cis phase, and this one is also known as maturing phase or trans phase. इस फेज पे क्या होता है? vacuole synthesis starts at the convex phase and towards the maturing phase vacuoles get mature and separated from the cisternae, ठीक है। वो क्या कर जाते हैं यहाँ से सेपरेट हो जाते हैं इस टुवार्ड्स द मैच्योरिंग फेज। तो यहाँ पे बेटा जो कनकेव फेज है जिसको हमने मैच्योरिंग फेज नाम दिया है, इस तरफ जो सिस्टर्नी की मेम्ब्रेन होती है वो कितनी थिक होती है? 7 to 8 नैनोमीटर इन थिकनेस। यहाँ पे जो मेम्ब्रेन की थिकनेस होगी, मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टर्नी दैट इज अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर थिक। लेकिन अगर इस मेम्ब्रेन की हम इस फेज पे देखें थिकनेस कितनी होती है? वो होती है 4 नैनोमीटर थिक, ठीक है। तो इस तरफ ज़्यादा थिक होती है। और सिस्टर्नी की जो लेंथ है कॉन्वेक्स फेज पे ज़्यादा लेंथ होती है और कनकेव फेज पे सिस्टर्नी स्मॉलर लेंथ की हो जाती है ऊपर की तरफ जाते जाते। कन्वेक्स फेज पे देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स होते हैं। ये यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स को रिसीव करती है, उनसे वैक्यूल बनाती है और फॉर्मिंग फेज पे ये वैक्यूल्स बर्ड ऑफ कर जाते हैं इसे ऊपर की तरफ और सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बना देते हैं, गोल्जियन वेसिकल्स भी बना देते हैं जिनमें इनकी सिक्रीशन फिलअप रहती है, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्जी एपरेटस। बेटा सिस्टर्नी के बाद हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं गोल्जी एपरेटस का। एंड सेकेंड पार्ट इज ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ट्यूब्यूल्स पेरिफ्री की तरफ टुवार्ड्स द एंड एंड ऑल्सो टुवार्ड्स द मैच्योरिंग फेज ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हैं। और ये नेटवर्क की फॉर्मेशन किस वजह से बनती है? ये जो सिस्टर्नी है वो आपस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं उनके बिहाफ पे ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 30 to 50 नैनोमीटर में होते हैं डायमीटर में, ठीक है। इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या होता है कि डिफरेंट काइंड की सिस्टर्नी को आपस में इंटरकनेक्ट करके रखते हैं। तो कैसे डिफाइन करते हैं? they form a complicated structure, they form a complicated structure towards the periphery and maturing phase of cisternae, ठीक है। and they arise due to the penetration of the cisternae. They arise due to the penetration means arrangement। सिस्टर्नी किस तरीके से आपस में एक दूसरे के ऊपर अरेंज है उनके बिहाफ पे ये साइड में से ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। पेनिट्रेशन ऑफ सिस्टर्नी
and they having diameter approximately 30 to 50 nanometer, 30 to 50 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है। और मेजर फंक्शन क्या करते हैं, दे इंटरकनेक्ट द सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। ये सेकेंड पार्ट हमने डिस्कस किया ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स के बाद हम थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे जिसका नाम होता है वेसिकल्स। ठीक है, थर्ड वन इज वेसिकल्स। ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो 20 से 80 नैनोमीटर के डायमीटर होते हैं। दे आर स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर विच आर 20 to 80 नैनोमीटर इन डायमीटर। 20 से 80 नैनोमीटर का डायमीटर होता है वेसिकल्स का। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स के साथ में अटैच रहते हैं। दे रिमेन्स अटैच, देखो वहाँ पे मैंने ट्यूब्यूल्स निकाल रखे थे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये वेसिकल्स अरेंज थे। ठीक है, दे रिमेन्स अटैच्ड एट द, किसके साथ में, टिप, किसकी टिप, ट्यूब्यूल्स की, ट्यूब्यूल्स की टिप के साथ में अटैच्ड रहेंगे वेसिकल्स, जो कि दो टाइप के होते हैं। वेसिकल्स है कितने टाइप के होंगे बेटा, दो टाइप के। एक तो बताया था स्मूथ और एक क्या बताया था मैंने, कोटेड। स्मूथ में तो क्या होता है, उसकी मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर किसी की भी कोटिंग प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन कोटेड वेसिकल्स होते हैं, उनका कैसा सरफेस होता है, दे हैविंग द रफ सरफेस, इनका सरफेस रफ होता है। और वो रफ सरफेस किस वजह से प्रेजेंट होता है बेटा, क्योंकि बहुत सारे मेम्ब्रेनस प्रोटीन होते हैं जो इसके ऊपर इस तरीके के अपीयरेंस शो करते हैं और इसको कोटेड और रफ अपीयरेंस शो करवाते हैं। तो इस बिहाफ पे ये जो वेसिकल्स हैं ये दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं। और इनमें से जो स्मूथ वेसिकल्स होते हैं ये सिक्रेटरी सब्सटेंस कंटेन करते हैं, हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी वेसिकल्स। ये कुछ सब्सटेंस को सिक्रेट करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑल्सो नोन एज सिक्रेटरी वेसिकल्स। ठीक है, दिस वेसिकल इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द गोल्जियन स्ट्रक्चर। एंड इसके बाद लास्ट जो बचा है दैट इज वैक्यूल्स। बेटा व्हाट आर वैक्यूल्स, हमारी जो सिस्टर्नी थी उसका एक्सपेंडेड पार्ट क्या बना देता है, वैक्यूल बना देता है, विच स्टार्ट्स टू सिंथेसाइज फ्रॉम द फॉर्मिंग फेज एंड बिकम्स मैच्योर एट द मैच्योरिंग फेज। ठीक है, और इनके अंदर क्या सब्सटेंस भरा होता है, दे कंटेन अमोर्फस और ग्रेन्युलर सब्सटेंस। ठीक है, और कुछ एक गोल्जियन वैक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जो लाइसोसोम की तरह काम करते हैं। हम कैसे डिफाइन करते हैं, दे आर द एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ गोल्जियन सिस्टर्नी which starts to form at convex phase and get mature at the maturing or we can say concave phase। ठीक है, they contain granular और amorphous substance। इनमें कैसा सब्सटेंस फिलअप रहता है, अमोर्फस और ग्रेनुलर सब्सटेंस है that remains filled in these vacuoles and some of the vacuoles also act as lysosome। बहुत सारे वैक्यूल ऐसे होते हैं जो लाइसोसोम का काम करते हैं। तो आगे हम जब गोल्जी एपरेटस के फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि लाइसोसोम की फॉर्मेशन वो गोल्जियन वैक्यूल से होती है। तो यहाँ तक हमने गोल्जी एपरेटस के बारे में जनरल डिस्क्रिप्शन दिया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट, उसकी डिस्कवरी के बारे में स्टडी किया। बेटा आप हम पढ़ेंगे गोल्जी एपरेटस के फंक्शन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको गोल्जी एपरेटस के फंक्शन। तब तक आप डायग्राम ड्रॉ कर लें और इसके बारे में जनरल जो भी स्ट्रक्चर मैंने डिस्क्राइब करवाया इस वीडियो में वो स्टडी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।